Welcome everyone to this lecture on chemical properties of aldehydes and ketones. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि what are the different kinds of reactions which aldehydes and ketones undergo. किस किस तरह के reactions aldehydes और ketones typically दिखाते हैं. ठीक है? तो जब हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की बात करते हैं और काफी हद तक इवन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी ये रिएक्शन शो करेंगे. देयर आर फोर मेन कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन व्हिच एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के कारण. तो ये चार ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है जो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन शो करता है. ठीक है. और आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है ये आप लोग कहीं ना कहीं अल्कोहल चैप्टर में कर चुके हो व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, राइट. और कुछ हद तक जब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स देख रहे थे फ्रॉम अल्कोहल, उस केस में भी हमने ऑक्सीडेशन पार्ट को ब्रीफली टच किया था. तो आज के इस लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे एंड स्पेसिफिकली वी विल लुक एट फ्यू न्यू रिएक्शंस, फ्यू न्यू टेस्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किए जाते हैं. एंड दोस आर टोलेंस टेस्ट या टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फिलिंग्स टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट. तो आज हमारा फोकस होगा केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ऊपर. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, तो एग्जैक्ट रिएक्शन क्या होगा वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरीके का है. अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और नाइट्रिक एसिड, अगर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स माइट अंडरगो ऑक्सीडेशन. माइट नहीं मतलब एल्डिहाइड्स तो विल डेफिनेटली अंडरगो ऑक्सीडेशन और कीटोन्स माइट आल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन. कीटोन आर वीकर Ketones are weaker at getting oxidized, जबकि एल्डिहाइड रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. तो कीटोन्स को अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है तो हमें काफ़ी विगरस कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है. यानी हमें वो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के टर्म में कैरी आउट करना पड़ता है और जो टेम्परेचर होता है वो भी काफ़ी हाई मेंटेन करके चलना पड़ता है. अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो कीटोन्स विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो बोथ एल्डिहाइड्स अंडर नॉर्मल कंडीशन whereas ketones at high temperature. तो कीटोन्स केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एट हाई टेम्परेचर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, जबकि एल्डिहाइड विल रेडिली अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं सो दिस इज शोन ओनली बाय एल्डिहाइड्स. कीटोन्स डू नॉट शो दिस और कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन in presence of weak oxidizing agent like Tollens reagent, Fehling's reagent and Benedict reagent. तो क्योंकि कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं, therefore these tests can be used to distinguish between aldehydes and ketone. These can be used to distinguish between aldehydes and ketones. ठीक है. तो क्लियर है. अब ऑब्वियस सा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि एल्डिहाइड रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जबकि कीटोन नहीं होते, ऐसा क्यों? तो
काफी सिंपल सा रीजन है. इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, राइट? और कीटोन तो जब हमें एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है तो बेसिकली वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वी सिंपली नीड टू ऐड O टू दिस हाइड्रोजन. इस H को हमें OH में कन्वर्ट कर देना पड़ता है. कोई बॉन्ड ब्रेक होने की जरूरत नहीं है, कुछ होने की जरूरत नहीं है. हाँ, बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब CH वाला बॉन्ड, और O आकर जुड़ जाता है. बट ऑक्सीडेशन इज रिलेटिवली इजी. एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाता है. जबकि जब कीटोन्स देखें तो कीटोन में कार्बोनिल जो कार्बन है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ कोई भी H अटैच्ड नहीं है. ओके? तो अगर इसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन कैरी आउट करना है तो दिस CC बॉन्ड विच इज देयर, कार्बन कार्बन बॉन्ड, दैट नीड्स टू बी ब्रोकन, एंड दैट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन अटैच टू कार्बोनिल कार्बन. यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, तो हमें ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच करना है. बेसिकली सिंपली नीड टू कन्वर्ट दिस टू द फॉर्म, और कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना. जबकि इस केस में हमें सी कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि रिलेटिवली स्ट्रांग होता है, उसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, एंड देयरफॉर दे डू नॉट रेडिली अंडरगो ऑक्सीडेशन. ठीक है? तो इसको नोट कर लो, मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको नोट कर लो आप लोग. So aldehydes are easily oxidized as compared to ketones because carbonyl carbon in aldehydes have hydrogen atom attached to it. This is converted to OH and no other bond needs to be broken. ठीक है? Whereas in ketones carbon carbon bond needs to be broken for oxidation. So this is the reason why ketones do not undergo oxidation easily, whereas aldehydes are easily oxidized. तो उसको आप नोट कर लो, एंड उसके बाद हम लोग ये रिएक्शन स्टडी करते हैं. ओके? So let's now look at the reaction of aldehydes and ketones in presence of strong oxidizing agent. So assuming we have this aldehyde, so on oxidation, basically this gets converted into a carboxylic acid. So the reaction is straightforward. Basically you simply add an O over here. So the CH bond that gets broken and a bond CO, and then O gets connected to an hydrogen atom. So this CHO group gets converted into a carboxylic acid group, COOH. So this is a reaction which any aldehyde will show in presence of strong oxidizing agent. अगर आपको याद है जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे एल्डिहाइड्स की, तो उसमें भी हमने बोला था कि हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे थे
तो जो एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा था दैट वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेम चीज है, ठीक है। अब तो ये आपको आता है। अब हम देखते हैं कीटोन्स के साथ क्या होता है। सो लेट्स से यू हैव अ कीटोन CH3 C double bond O CH2 CH3। मैंने एक अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया है सो दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेट्स से KMnO4 इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसको ट्रीट करता हूं, तो इस केस में क्या होता है, पहला कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्लीवेज्ड या ब्रोकन। ठीक है, तो कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सो इन फैक्ट द प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो बेसिकली हमें मिलता है अ मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एक formed on the formed because of breaking of this bond and the other formed because of breaking of this bond. So let's see, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 इज गेटिंग ब्रोकन, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये एक एसिड बना लेगा, तो दिस विल बी CH3 CH2 COOH। ठीक है, बेसिकली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये एसिड बन गया, और ये वाला जो पार्ट है ये भी एक एसिड बनाएगा। इट विल हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन जो यहां पर है, एक कार्बन है, तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड है, मीथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आपके दो कंपाउंड बन जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता तो क्या मिलता आपको, so depending upon which carbon carbon bond is getting broken you will either get this or this। तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहे हैं they will contain less number of carbon atom as compared to what are present in originally ketone। ओरिजिनल कीटोन में जितने कार्बन एटम है उससे कम कार्बन एटम आपको मिलेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली एक तरीके से ये मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि जब कीटोन ऑक्सीडाइज होते हैं जो कि एक ड्रास्टिक कंडीशंस में होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, क्लियर है इतना, इसको नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया इसको। एक चीज और याद रखो कि जब अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होता है तो दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, बट जनरली प्रेफर्ड मेथड क्या होता है कि जो तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप है वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाना पसंद करता है। तो इस केस के अंदर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये वाला एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इसके साथ जाना पसंद करेगा, देयरफॉर दिस क्लीवेज बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3 is more likely to happen as compared to cleavage between carbon 1 and carbon 2। तो ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है this is more likely to be formed। ठीक है, तो याद रखो कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, बट टेंडेंसी होती है कार्बोनिल ग्रुप की जो छोटा अल्काइल ग्रुप है उसके साथ जाने की। तो ये वाला बॉन्ड इज मोर लाइकली टू ब्रेक, गिविंग यू दिस एज द मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक, तो ये तो कहानी हो गई ऑफ ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पर आते हैं विच इज विद वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच आर लाइक टोलेंस रिएजेंट, फीलिंग्स रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट। और ये तीनों के तीनों टेस्ट हम यूज करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के अंदर।
So now we will take a look at the first reaction, which is with Tollens reagent. बहुत ही फेमस रिएजेंट है, इसको लैब में भी हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो सबसे पहले हम समझते हैं टोलेंस रिएजेंट होता क्या है. सो टोलेंस रिएजेंट इज बेसिकली ammoniacal solution of silver nitrate. It's an ammoniacal solution of silver nitrate. Basically NH4OH and AgNO3. तो इसका अमोनियकल इसका सॉल्यूशन होता है टोलेंस रिएजेंट. और बेसिकली जब इन दोनों चीजों को हम मिक्स करते हैं, सो व्हाट वी गेट इज अ कॉम्प्लेक्स जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये उसका कैटायन हो जाता है और एक एनायन हो जाता है, जैसे लेट्स से OH, इस तरीके से. तो काफी जगह बुक्स में आपको केवल टोलेंस रिएजेंट के जगह पे ये भी लिखा हुआ मिलेगा. So this basically represents Tollens reagent and it's an ammoniacal solution of silver nitrate. ठीक है. Second point, only aldehydes including aromatic and benzaldehyde undergo oxidation with Tollens reagent. Ketones will not show this particular reaction. तो ओवरऑल रिएक्शन लिखना बहुत इजी. हमें पता है कि एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर. तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से RCH, ये आपका एल्डिहाइड हुआ इन प्रेजेंस ऑफ टोलेंस रिएजेंट. लेट्स से इसको ऐसे लिख देते हैं, बेसिकली मैं सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स यूज करने वाला हूं. तो क्या होगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सिल्वर प्लस अमोनिया विल बी फॉर्म. तो ये मेन रिएक्शन इस चीज का होता है. ठीक है. प्लस देयर विल बी सम वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो व्हिच विल गेट formed. And this reaction is carried out in alkaline medium. तो ये OH माइनस जो मिल रहा है H2 बनाने के लिए अल्कलाइन मीडियम के कारण मिल रहा है आपको. So this is the overall reaction. So aldehyde when treated with alkaline solution of Tollens reagent gets oxidized to carboxylic acid. Silver metal is formed along with evolution of ammonia gas. तो हम सबको पता है जो सिल्वर मेटल होता है काफी ब्राइट होगा, काफी सिल्वरिश कलर का होगा. सो क्या होता है कि लेट्स से अगर इफ आई एम कैरिंग आउट दिस रिएक्शन इन अ टेस्ट ट्यूब, तो जो सिल्वर मेटल फॉर्म होता है, दिस गेट्स अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड इट गिव्स इट अ mirror kind of an appearance, a silver mirror kind of an appearance. Therefore this test is also known as silver mirror test. क्यों बोल रहे हैं सिल्वर मिरर टेस्ट? क्योंकि जो सिल्वर फॉर्म हो रहा है वो बेसिकली वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब पर स्टिक हो जाएगा, जिसके कारण इसको एक सिल्वरिश मिरर की अपीयरेंस मिलेगी. ऐसा लगेगा कि कोई साइड में मिरर लगा हुआ है. Therefore, this test is also known as silver mirror test. तो ये आपका पूरा का पूरा रिएक्शन है विद टोलेंस रिएजेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. ये पूरा का पूरा रिएक्शन हम कौन से मीडियम में कैरी आउट कर रहे हैं, अल्कलाइन मीडियम में. केवल एल्डिहाइड इंक्लूडिंग एरोमेटिक अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड. सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड एंड अमोनिया गैस इन वाटर इज ऑल्सो फॉर्म. और इस सिल्वर के फॉर्म होने के कारण हम इस मिरर की अपीयरेंस
मिलती है, एंड देयरफॉर दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इसको आप नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड रिएक्शन यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसको नोट करो, उसके बाद हम देखते हैं फेलिंग्स टेस्ट। सो नाउ वी विल टेक अ लुक एट फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट, तो सबसे पहले अगेन हम रिएजेंट देख लें कि इस टेस्ट में रिएजेंट क्या होता है। तो जो फेलिंग्स रिएजेंट होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। और जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, दैट इज नथिंग बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंड दिस इज अल्कलाइन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। इट्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड दिस इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और इसको हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फेलिंग्स रिएजेंट होता है। फेलिंग्स रिएजेंट क्या है? दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर होता है, तो उस पूरे सॉल्यूशन का कलर ब्लू है। नाउ जब कोई एल्डिहाइड इज मेड टू रिएक्ट विथ फेलिंग्स रिएजेंट, तो क्या होने वाला है कि दिस विल गेट ऑक्सीडाइज। ओके, so this gets oxidized to carboxylate ion, and a reddish brown PPT is formed of cuprous oxide. This is the reddish brown PPT. तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, तो दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें आपका एल्डिहाइड हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन एंड कॉपर सल्फेट गेट्स रिड्यूस्ड टू cuprous oxide which is reddish brown in color। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, इसको नोट डाउन करो। So this is the overall reaction. So basically a color change is happening from blue colored solution you are getting a reddish brown PPT। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसका मतलब है कि जो हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है, ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक एल्डिहाइड है, ना कि कीटोन। सो दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन यूजिंग फेलिंग्स टेस्ट। यहीं पर मैं आपको बेनेडिक्ट टेस्ट भी बता देता हूं एकदम ब्रीफ के अंदर, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर। ओनली डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ रिएजेंट। पहला रिएजेंट तो सेम है, कॉपर सल्फेट या कोई भी कॉपर का सॉल्ट जिसमें उसकी वैलेंसी +2 हो, बट इंस्टेड ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट वी आर यूजिंग अ सॉल्ट विच कंटेन्स सिट्रेट आयन। ओके, फेलिंग्स टेस्ट के अंदर हमने क्या यूज किया था? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जबकि बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट होता है ये तो कॉमन रहता है, but the second reagent is a salt which contains citrate ion।
ओवरऑल रिएक्शन सेम है, ऑब्जर्वेशन भी सेम है कि ब्लू कलर से चेंज होकर मेरे को रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल रहा है। तो सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, मोड ऑफ रिएक्शन सेम है, ओनली थिंग वेयर इट डिफर्स इज दिस सेकेंड सॉल्यूशन विच इज यूज्ड इन द रिएजेंट, सो दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट। तो ये जो 3 टेस्ट हैं, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट, दूसरा प्रोफेलिंग्स टेस्ट और तीसरा बेनेडिक्ट टेस्ट, these are shown by aldehydes because these reagent are weak oxidizing agent। तो क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं बट दे आर नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज कीटोन। तो इसके लिए हम इन तीनों टेस्ट को यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। मेन पॉइंट्स याद रखो, एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू कीटोन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। कीटोन्स के अंदर केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विगरस कंडीशन, दैट इज एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन होता है एंड यू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो कीटोन का ऑक्सीडेशन है दैट इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, जबकि एल्डिहाइड के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो क्लियर है आपको सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ग्रेट। तो इसको आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो, इन रिएक्शन को अच्छे से समझ लो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अ लुक एट द रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स along with nucleophilic substitution, nucleophilic addition reaction। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर अनसैचुरेशन है तो इट विल रेडिली अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सो टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।